वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9th का 2024-25 का इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसी का पेपर यहाँ पर आंसर की के साथ पूरा समझा रहा हूँ, ताकि जो बच्चे पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो यहाँ देख ले कि लास्ट से पेपर कैसा आया था, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर इन पेपर्स की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन का सेम पैटर्न इस साल भी ये फॉलो किया जाएगा। ये पैसेज आई थी, ठीक है। अगर कोई बच्चा पैसेज करना चाहे तो करके देखे कि उसके आंसर वो बता पा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको पहले पूरी पैसेज और फिर आंसर, इस वीडियो में ना मैं आपको ग्रामर अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये पूरी पैसेज है, आपको इसे पढ़ना था। पढ़ के फिर आपको इन प्रश्नों के आंसर करने थे। तो यहाँ पर ये जो प्रश्नों के आंसर है, देखो सेम पेपर का पैटर्न यही रहेगा। तो ये क्वेश्चन है, ये इसके आंसर है, ये देखो, ठीक है। ये ज़्यादा मैं इसमें टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि ग्रामर है ना, ग्रामर आपको काफ़ी प्रैक्टिस करवा दूँ, इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ पुराना पेपर को, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन है और इसके आंसर्स देखो। फिर यहाँ पर ये है इसके आंसर्स। और अगर कोई बच्चे से कुछ करना चाहता है तो कर सकता है, देख सकता है कि क्या आंसर पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद ना सेकंड यहाँ पर है, यहाँ पर देखो सेकंड है ये। तो सेकंड ये आपको पैसेज फिर पढ़नी थी, सेकंड पैसेज आएगी। तो पैसेज पढ़ने के बाद फिर आपको इनके भी आंसर्स करने होंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा जैसे रीडिंग करना चाहता है वो कर सकता है, फिर उसके आंसर्स देना चाहता है तो आंसर्स दे सकता है, ठीक है। ये देखो, ये इसके आंसर्स हैं। ठीक है, ये देख लो आप, ये बाकी बचे, ये जो फोर्थ से ये सारे आंसर्स हैं। अब हमारा सेक्शन भी स्टार्ट हो गया, जो हमें यहाँ पे स्टडी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, ग्रामर का पार्ट है ये, और एग्जाम में भी आपके 12 पॉइंट्स आएंगे, आपको 10 करने होंगे, ग्रामर है ये। तो पहला यहाँ पर दे रखा है कि देखो, ये डायरी के फॉर्मेट में दे रखा है। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ रूल होंगे ना, मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान समझिएगा। तो पहला है यहाँ डियर डैड, यहाँ पर बोला गया कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने हैं, ठीक है। टुडे आई एम सो हैप्पी, आज मैं बहुत खुश हूं, एंड डैश टू शेयर दिस ग्रेट न्यूज विद यू। अब यहाँ पर जो एक्साइट लिखा है ना, तो आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पे कौन से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड, ये ना पैसिव फॉर्म में यहाँ पर बताया कि मैं आज बहुत खुश हूँ और जो है एक्साइटेड भी हूँ बताने के लिए, ठीक है। तो वर्ब जो है ना पैसिव फॉर्म में लिखी जाएगी। नहीं तो आप खुद सोचो, जैसे एम आ रहा है, तो यहाँ पर जो अगर कंटिन्यूस होता तो इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा जाता, पर यहाँ पे वैसा सेंस नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्साइटेड, और आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं। क्लियर हो गया। फिर आप खुद भी ट्राई करना कि फिर देखना कि आपके कितने आंसर सही निकलते हैं। इगर द बुक दैट यू डैश रिकमेंड टू मी लास्ट वीक डैश टू बी फैसिनेटिंग। अब यहां पर भी आपको करेक्ट ऑप्शन भरना है। यहां पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ये कह रहा है द बुक दैट यू डैश, तो देखो यहाँ पे दैट है, जो तुमने लास्ट वीक, पता लग गया कि पास्ट की बात चल रहा है, मतलब पिछले हफ्ते जो तुमने मुझे बुक रेकमेंड की थी, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को आपको यहाँ भरना है। देखिए, कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको बता दूं। जैसे अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लगा जाता है, जैसे लास्ट लिखा आ जाए, एगो लिखा आ जाए, यस्टरडे लिखा आ जाए, ठीक है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ऐसे कुछ आ जाए ना, तो वहाँ नॉर्मली अगर वो टेंसेस के रूप में पैसिव फॉर्म में नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी। बाकी थोड़ा हिंदी में मतलब भी समझ में आ रहा है तो और अच्छे से पता लग जाता है। तो यहाँ है कि जो बुक दैट यू रिकमेंडेड, जो तुमने बुक मुझे रिकमेंडेड करी थी, टू मी लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, डैश टू बी फैसिनेटिंग। अब यहाँ पे आपको लास्ट वीक, यहाँ पर टर्न आउट को आपको बताना कि क्या आएगा। तो वही पास्ट टेंस चल रहा है कि वो क्या हुई, फैसिनेटिंग साबित हुई। तो यहाँ पे
सेकंड फॉर्म टर्न की क्या होगी, टर्न्ड। तो यहाँ पर इसलिए आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। यहाँ देखिए ये कह रहा है कि आपको ये लाइन दे रखी है, इसमें एरर पता लगानी है। ठीक है बच्चों, तो आप खुद भी पता लगाओ कि क्या एरर होगी। हम पढ़ते हैं यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट एनेबल कंप्यूटर्स टू परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ एडवांस्ड फंक्शंस। तो अब आपको यह देखना है कि कौन सी गलती की गई है। देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिंगुलर फॉर्म में दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता तो आर होता तो दोनों चीज सही है, ये इंडेफिनिट रूप में दिखाया जा रहा है। तो इंडेफिनिट में दिखाया जा रहा है तो दैट जो, और ये बात चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। ये याद रखना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आई के साथ गो लगाते हैं, ही के साथ गो से लगाते हैं, वी के साथ गो लगाते हैं, क्योंकि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। प्लूरल जब उसमें एस या यस नहीं लगा होता, जैसे दे ईट, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर इनेबल का क्या हो जाएगा, इनेबल्स हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, देख लो। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट है, और बच्चे अपना ट्राई करते रहना। अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके इस ग्रामर में कितने हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, वेरी गुड। नहीं तो कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिए पढ़ाई में ना। तो ये कह रहा है आइदर ऑफ द सॉल्यूशंस डैश वायबल एट दिस पॉइंट। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो आइदर है ना, ये भी सिंगुलर के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, आइदर ऑफ द सॉल्यूशंस। ठीक है, क्योंकि ये एक एक की बात कर रहा है ना, इसलिए। तो यहाँ पर वायबल एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर वायबल है तो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सीम्स आएगा। ठीक है, इन सारे सॉल्यूशंस में से, ठीक है, जो है क्या दिखाई दे रहा है, वायबल दिखाई दे रहा है तो सीम्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीम्स ही यूज किया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर शी डैश मी यस्टरडे। अब देखो यहाँ पे यस्टरडे आ गया, ठीक है, बट आई वॉज बिजी। तो यहाँ कह रहे कि उसने ना मुझे यहाँ पर बोला कि मोस्ट सुटेबल भरना है, और मोडास भरने की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ना सारे मोडास लगाए, तो कौन सा बेस्ट मोडास लगेगा। तो उसने मुझे किया होगा, क्या है, कॉल है, तो उसने मुझे कल कॉल किया होगा लेकिन मैं बिजी था, तो किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर सकता है, ये प्रेजेंट हो गया, ये लगा नहीं सकते। अगर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप कटिंग वाले तरीके से भी कर सकते हैं। पास्ट की चीज डाले तो मोडाल सी जो पेरेंट को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों, ये हट गए। अब ये बचा, ठीक है, तो ये इच्छा के लिए लगाया जाता है, पुरानी आदत के लिए लगाया जाता है, जो मोडाल्स होता है वुड। तो ये पॉसिबिलिटी के लिए लगाया जाता है, तो उसने मुझे कॉल किया होगा, ठीक है, लेकिन मैं बिजी था। जब पॉसिबिलिटी की बात हो और चांसेस बहुत कम हो या पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो वहां माइट लगाते हैं, तो इसलिए शी माइट हैव कॉल्ड। ठीक है, और पता है यहाँ पे कॉल्ड क्यों लगाया, जब माइट के बाद यहाँ पे हैव ऐसे लग जाता है, वैसे माइट के साथ हैव ही लगाया जाएगा, जब हैव लगता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये लिखा है वेद वेंट फॉर एन इंटरफेस वेयर वन ऑफ द पैनलिस्ट asked him the question given below, report the interviewer's question। अब आपको रिपोर्ट करना है, तो ये नरेशन की मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, बहुत ही इजी प्रोवाइड कर रखी है, पूरे रूल्स उसमें समझा रखे हैं। मैं एक बार दोबारा से अपलोड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है, नहीं तो पुरानी वीडियो देख लेना। नरेशन लिख के AS से स्टार्टर लिखना, उसमें 8th लिख रहा हो या 10th लिख रहा हो, सारे एक ही जैसे रूल है, प्लीज उसे देख लेना, फायदा होगा। तो अब आपको यहाँ पर इंटरव्यूज के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। तो इंटरव्यू पैनलिस्ट ने बोला व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, और जब क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो इससे पूछ रहा है, तो आप इसका आंसर लिखोगे यहाँ पे पहले देखो इंटरव्यू लिखोगे, ठीक है, पैनलिस्ट लिखोगे, पैनलिस्ट
ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो वो पूछ रहे हैं, ठीक है। इसके आगे लिखोगे आस्क्ड, थोड़ा मैं नीचे से लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से आपको समझ ना आए इसलिए। इंटरव्यू पैनलिस्ट आस्क्ड आ जाएगा, ठीक है। देखो आस्क्ड आ गया। उसके बाद ये किससे बोल रहे हैं? वेद से, ठीक है, क्योंकि वेद जो है वेंट फॉर द इंटरफेस वेयर वन ऑफ द पैनलिस्ट आस्क्ड हिम क्वेश्चन। वेद से किसी ने इंटरव्यू लिया है तो वो अब उससे क्वेश्चन पूछा, तो इंटरव्यू पैनलिस्ट ने किससे पूछा था? वेद से पूछा था। आपको खुद बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं सरों ने लिखा, आधा हिंट भी नहीं लिखा। फिर क्योंकि क्वेश्चन मार्क और डब्ल्यू फैमिली तो क्वेश्चन लगाएंगे, व्हाट का व्हाट आ जाएगा। समझ में आ गई? आ गया। उसके बाद यूर कौन है? यूर किसकी बात हो रही है? वेद की बात हो रही है। तो व्हाट, तो पहले इसको देखेंगे, व्हाट हिज, लड़का है वेद, ठीक है। व्हाट इज, फिर इसका स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक है, मतलब तुम्हारी किस चीज में शक्ति, क्या है तुम्हारी खास बात है, किसमें तुम अच्छा होना रखते हो, स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ रहेगा। फिर ये जो आर है ना इसका, क्योंकि यहाँ पे आर योर स्ट्रेंथ की बात चल रही है तो ये प्लूरल है तो वर कर देंगे और ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से करना था, यही आंसर है, फुल स्टॉप। क्योंकि कई बच्चों ने अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो उन्हें पता नहीं होगा कि वहां से वो लास्ट में भी लग सकते हैं। ये आंसर देख लो आप, ठीक है। ऐसे ही मैंने मॉर्निंग शिफ्ट का भी पेपर प्रोवाइड किया हुआ है, आपने अगर नहीं देखा तो देख लेना। फिर नेक्स्ट है ये देखो 7 नंबर पर भी आपको यहाँ पे टीचर जो स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट पहले बता दिया कि लड़की है, ठीक है, टीचर जो है लड़की है। तो यहाँ पर बोला गया अब आपको क्या करना है, इसको पूरा करना है। तो देखो इसमें हमें हिंट आधी दे दी है और इतना ही नहीं, हमें यहाँ पे बता भी दिया कि क्या भरना है, चारों में से एक पर टिक करना है, पर हम बिना टिक के सॉल्व करेंगे, फिर आंसर मैच करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है टीचर वाई आर यू लेट फॉर क्लास टुडे। टीचर ने पूछा कि भाई बताओ तुम लेट क्यों क्लास के लिए टुडे। तो स्टूडेंट ने बोला मेरी बस मिस हो गई थी, सो आई हैड टू वेट फॉर द नेक्स्ट वन, इसलिए मुझे अगली बस का वेट करना पड़ा। अब हमें करना किसका आंसर है? देखो टीचर को तो पूरा कर दिया गया, देखो टीचर की पूरी रिपोर्ट कर दी गई। टीचर क्वेश्चन मार्क है तो आस्क स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एक ही है, वाई का वाई लिख दिया। यू कौन है? स्टूडेंट, स्टूडेंट लड़का है तो ही, हमें हिंट दे दी यहाँ पे लड़का है। ही वाज लेट फॉर क्लास टुडे का डेड डे हो जाता है। देखो पहले वाले का उन्होंने आंसर कर रखा है, पता मैं क्यों समझा रहा हूँ, कई बार ये क्वेश्चन बन क्या रहता है। फिर द स्टूडेंट फुल स्टॉप है, रिप्लाई दैट कर दिया, देख लो पूरा कर दिया यहाँ तक। अब हमें आई का करना है, यहां से करना है। तो अब यहां से हमें आंसर करना है। आई कौन है? स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? लड़का, तो यहाँ पे आई का क्या कर देंगे? ही कर देंगे। और जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाए, आपको रूल पता होना चाहिए कि जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है तो हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, ये याद रखना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मिस्ड है तो क्या हो जाएगा, आप ही हैड मिस्ड कर देंगे, क्योंकि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इसकी सेम होती है, मिस्ड, ठीक है। ही हैड मिस्ड हो गया। उसके बाद द बस, देखो यहाँ पे द बस इन्होंने लिख दिया, पहले से लिख दिया ना, एंड लगाया। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, एंड हमें लगा दिया यहाँ पे इन्होंने खुद ही। सो अब ये आई कौन है, ठीक है, आई। अब एंड लगा दिया तो दोबारा में आई लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिख लो, बाद में आप क्लियर कर लोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे इन्होंने एंड लगा दिया तो वो एक ही में सेंटेंस कर दिया है, आपको हैड का करना है, ठीक है। और जब हैड लिखा है तो आप हैड ही रहने देंगे, टू का टू ही रहेगा, बाकी पूरा सेम रहेगा, बाकी पूरा सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको आंसर चेक करना वो कौन सा। आप देखो यहाँ पे ही हैड मिस्ड किस में लिखा है, देखो इसमें हैव लगा दिया, प्रेजेंट कर दिया, होता नहीं है प्रेजेंट, प्रेजेंट होता ही नहीं है, फर्स्ट पर्सन में बात करेंगे नहीं, तो अपने भी पता लग गया पहले वाला आंसर है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई? अब देखो इसके बाद ये 8वें नंबर पर है, इस पूरी लाइन में गलती है, आपको पता लगाना है। यहाँ लिखा है आर्या हैव बीन, अब पहले में हमें गलती पता लग गई तो आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब भी सिमिलर आनी चाहिए। बस ये चेक कर लो कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में। अगर पास्ट में होगा तो यहाँ पे हैड करना पड़ेगा। तो आर्या यहाँ पे हम मान के चलते प्रेजेंट में तो हैज कर रहे हैं,
बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स एंड शी विल फिनिश द असाइनमेंट सून। वो जल्दी असाइनमेंट पूरा कर लेगी। देखो पूरी पूरी लाइन पढ़ा करो। कई बार क्या होता है ये ठीक करके दे देंगे, ये थोड़ा गलत करके दे देंगे पुराने में से ही, तो आपको पहले से पता हो जाएगा क्या आंसर होना है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हैव का हैज है, क्योंकि ये फ्यूचर में बात चल रही है तो पेरेंट में रहेगा ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो हैज हो गया। तो ये आंसर बिल्कुल सही किया जिस बच्चे ने से किया होगा। यहाँ पर देखो ये आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ये कह रहा है, देखो इस बच्चे ने मैचिंग के रूप में इसे कर दिया होगा, सोच रहा होगा मैचिंग करनी है, मैचिंग नहीं करनी। ये 4 गलतियां यहाँ बता रखे, कह रहे क्या ये इनमें से कौन सी गलती असली वाली है जिसका आंसर सही है। तो यहाँ पर भी करेक्शन है, तो देख लो, तभी मैं पेपर पुराने करवाता हूँ ताकि बच्चों को फायदा हो सके। इसमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, ABCD, वो पता लगाना है। द कैंपेन एम्स, अब चेक करो क्या सही है एम्स या गलत है। पर हम पहले नहीं पता लगा सकते, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता ना पास में प्रेजेंट में है। अगर ये पास में हुआ तो फिर एम डालना था, है ना। तो अभी हम इसको चेक करेंगे और उसके बाद ही पता लगाएंगे, ठीक है। द कैंपेन एम्स टू एनकरेज, याद रखना जब भी टू लिखा आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब भी टू लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो एनकरेज वाला ठीक है, ये कोई करेक्शन नहीं है, क्योंकि हमें करेक्शन करनी है। यहाँ पे देखते चले जाना है। द कैंपेन एम्स टू एनकरेज रेजिडेंट्स टू टेक एक्शन, टू टेक है तो यहाँ पे कोई ऐसी मिस्टेक भी नहीं है। टू टेक एक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड रिड्यूस्ड वेस्ट। अब सुनो मेरी बात, ये पैरेंट में ही बात सही कह रहा है, क्योंकि जो कैंपेन है उसका उद्देश्य ये है कि जो रेजिडेंट्स है ना उनको एनकरेज किया जाए कि जो पॉल्यूशन है उसके आगे एक्शन ले, पेड़ लगाएं और वेस्ट जो है उसको मैनेज करें। अब सुनो, इसमें सुनो, ये एम्स ठीक है। अब गलत क्या है, देखो अगर एंड लगा है तो एंड से पहले जो वर्ब होती है एंड के बाद वैसे ही वर्ब उसी फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ पर प्लांटिंग लिखा है लेकिन प्लांटिंग को इन्होंने प्लांट कर दिया है, ठीक है। अब प्लांटिंग को प्लांट करा है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाए तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म नहीं चाहिए, है ना। पर यहाँ पर अगर आईएनजी तो यहाँ आईएनजी लगाना चाहिए, तो इसका मतलब रिड्यूस का रिड्यूसिंग आ जाएगा। तो इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा और यहाँ पर भी सी करा हुआ है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर 10th है, ये कह रहा है प्रिया आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच द एयरपोर्ट। वही है, आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। देखो प्रिया का आंसर कर रखा है सही से, फुल स्टॉप लगा, तो यहाँ पे जो आंसर देने वाले हैं उनकी मर्जी है। यहाँ सैड भी लिख सकते हैं, टोल्ड भी लिख सकते हैं। जैसे क्या बच्चे ये सर आपने जब 2 जनों की बातचीत है तो उसमें आपने टोल्ड लिखवाया, तो आप देखोगे अगर सैड लिखा हो तो सैड लिखते हैं फुल स्टॉप, सैड टू लिखो तो टोल्ड होता है। तो यहाँ पर जो आंसर दिया हमें वही वैल्यू लेनी पड़ेगी। ये तो हम टोल्ड भी लिख सकते थे अगर हमें खुद करना होता, ठीक है। तो प्रिया टोल्ड, यहाँ पे दैट किससे कह रही है, यहाँ पर करण से कह रही है, तो इन्होंने मतलब ये हमें आंसर दिया तो जैसे वो लिखा हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आई का शी हो रहता, विल का वुड हो रहता, ये हमें आंसर मिला हुआ है। अब हमें रिपोर्ट किसकी करनी है, करण की करनी है। तो करण यहाँ पे फुल स्टॉप है, करण सैड दैट, देखो इन्होंने करण का भी हमें सैड दैट बता दिया है। अब हमें इसका आंसर करना है, और देखो ये और आसान है क्योंकि इसका आंसर जो करना है हमें ऑप्शन दे रखा है 4 में से कौन सा ठीक है। तो आपको पता आई करण है, करण का लड़का है, लड़का है तो ही लगा देंगे। विल का देखो यहाँ पे हिंट मिल गया, इन्होंने विल का क्या करा, वुड करा है, तो हमें भी विल का क्या कर देना, वुड कर देना है। तो ये विल तो हो नहीं सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है, अपने भी हमें आंसर पता लग गया, है ना। तो बस इस तरीके से मैं बहुत आराम से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा भी आइडिया मिल जाएगा ना, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आंसर है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर 11th नंबर पर है, यहाँ कह रहा है जय आई विल बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो, ठीक है। और यहाँ मायरा कह रही है कि विल यू बी प्रेजेंटिंग द न्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर यस आई विल। अब यहाँ पर भी हमें रिपोर्ट करना है, तो हमें देखो इनमें से किस लाइन का रिपोर्ट करना है। ये देखो मायरा ये लिखा, तो इसकी रिपोर्टिंग करनी है हमें। तो मायरा आज देखो यहाँ पे विल यू लगा, इन्होंने फुल स्टॉप लगा दी, इन्होंने खुद गलती कर रखी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो यहाँ पे मायरा आज हिम कर दिया, मतलब जैसे बोल हिम। अब यू कौन है, यू जय लड़का है ना, तो लड़का तो क्या हो जाएगा ही, विल का क्या हो जाएगा वो। देखो जब हम क्वेश्चन मार्क का आंसर करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट पहले लगाना होता है,
पर यहाँ पे जब क्वेश्चन मार्क है और हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बन रहा है तो ही से भी पहले आपको इफ लगाना पड़ेगा। ये रूल है, अगर क्वेश्चन मार्क है और हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन मार्क है, हेल्पिंग वर्ब आप वीडियो इस चैप्टर की देखोगे या इस टॉपिक की तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इफ ही वुड, ठीक है, इफ ही वुड हो जाएगा बी प्रेजेंटिंग द न्यू प्रोजेक्ट, बाकी सारा सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आंसर है। आपको बस ये इफ कब लगाना है, ही और विल का वुड हो जाता है, ये याद रखना है। अब देखो 12वें नंबर पर यहाँ पर आपको दिया गया है मोडास आपको भरना है। ये कह रहा है इफ यू आर फ्रिक्वेंटली फेसिंग ट्रबल इन योर स्टमक, अगर तुम्हारे पेट में जैसे अचानक सा दर्द सा हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो यू डैश अवॉइड ईटिंग जंक फूड। अब यहाँ पर बताओ क्या लगाएंगे, यहाँ पे एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं ना, तो तुम्हें फिर जंक फूड खाना बंद करना चाहिए, तो शुड, ठीक है, समझ आ गई। तो शुड आ गया तो सिंपल था। अब ये जो है ना, इसके भी आंसर्स मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये प्रैक्टिस के रूप में यूज हो जाएगा आपका, ठीक है। आंसर की में इसमें आंसर नहीं दिए जाते, लेकिन मैंने आंसर करे आपको समझा रहा हूँ। ये कह रहा है चौथे नंबर पर यू रिसेंटली विजिटेड हैदराबाद विद योर फैमिली ड्यूरिंग द ऑटम ब्रेक। ये कह रहा है अभी अभी आप ना हैदराबाद में विजिट करके आए हो अपनी फैमिली के साथ ऑटम ब्रेक पर। आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि चार मीनार में जो भी आपने वहाँ पे देखा, ठीक है, और उस ओल्ड सिटी में जो भी आपने देखा उसको 100 से 120 वर्ड में लिखना है। देखो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ वाला आने वाला। डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है आपको जो जो आपने वहाँ देखा ना उसे डिस्क्राइब करना है, चाहे वो मार्केट का सीन हो जाए, आपने जू गए वहाँ पर वहाँ का जो है वो डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना पड़ सकता है, रेलवे स्टेशन में गए वहाँ का आप डिस्क्राइब कर सकते हो, आपने एनुअल फंक्शन देखा उसका आप डिस्क्राइब कर सकते हो, ये कोई सा भी आ सकता है। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि ना आप इससे आइडिया ले सकें और प्रैक्टिस कर पाए कि सर ने कैसे लिखा, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लिख देना, और मैं विश्वास से कह सकता हूँ आपको बड़ा फायदा होगा इसको जब आप पढ़ोगे सुनोगे, ठीक है। तो मैं इसकी लाइट को हटाता हूँ। यहाँ देखो देखो ड्यूरिंग द ऑटम ब्रेक, देखो कुछ लाइन हमें क्वेश्चन में से लेनी है ताकि बच्चों के कुछ मार्क्स कंफर्म हो जाए। देखो ऑटम ब्रेक क्वेश्चन में दे रखा था, जो बच्चा अगर इंग्लिश कम भी जानता है उसको भी वीडियो सेंड करना ताकि वो भी अच्छे से कर पाए, ठीक है। जो मतलब अभी इंटेलिजेंट बन रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, उनको भेजो, जो इंटेलिजेंट है वो तो समझ जाएंगे पढ़ के, है ना। ये कह रहे ड्यूरिंग द ऑटम ब्रेक, ये कह रहे ऑटम ब्रेक के दौरान आई विजिटेड हैदराबाद, मैं हैदराबाद में गया। देखो इस सारा क्वेश्चन में से विद माई फैमिली, देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ना लिखा है यू, आप गए हो तो यहाँ पे आई लिख दोगे और इसी को चेंज करके पर का माई कर दोगे, ठीक है ना। तो बस इसको चेंज करके यहाँ पे सेंटेंस बनाया गया ताकि बच्चा अपने आप कोई और भी पैराग्राफ वगैरह है तो आराम से कर ले। तो देखो ड्यूरिंग द ऑटम ब्रेक आई विजिटेड हैदराबाद विद माई फैमिली, मान लो वो कहीं और गया है, जू में गया है, रेलवे स्टेशन गया, तो यहाँ चेंज करके लिख देगा वी वेंट टू सी, हम वहाँ क्यों गए थे, टू सी द फेमस चार मीनार, जैसे हम कहीं घूमने गए तो हम चार मीनार देखने गए थे, क्यों, क्योंकि उसमें चार मीनार लिखा है। अगर रेड फोर्ट आ जाए, ठीक है, ताजमहल आ जाए, वही कर देंगे। इट इज अ ब्यूटीफुल एंड ओल्ड मोन्यूमेंट इन द सिटी, अब जैसे किसी जगह पर गए हैं ताजमहल वगैरह तो ये सेम लाइन सब में उतार देंगे, ब्यूटीफुल है, ओल्ड मोन्यूमेंट है सिटी में। और फिर द स्ट्रीट अराउंड चार मीनार वर क्राउडेड, जो गलियां हैं इसके आसपास जो है वो भीड़ वाली हैं, एंड कलरफुल है। मैनी स्मॉल शॉप्स वर सेलिंग बैंगल्स, छोटी छोटी दुकानें चूड़ियां बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, सब में लग जाएगा, सब में आ जाएगा, ये कहीं भी घूमने गए ना सब में लिख दोगे आप, ठीक है। टेस्टी फूड है, आई ऑल्सो टेस्टेड द फेमस हैदराबादी बिरयानी, मैंने वहाँ पे टेस्टेड करी थी हैदराबादी बिरयानी, जैसे वहाँ पे पंजाब गए तो पंजाब का कुछ लिख दोगे, ऐसे थोड़ा चेंज करना है आपको। द ओल्ड सिटी लुक्ड वेरी लाइवली, जो पुरानी सिटी थी बहुत अच्छी दिख रही थी, एंड इंटरेस्टिंग दिख रही थी। वी क्लिक्ड मैनी फोटोज, हमने फोटो खींची, ये हर किसी में लिखोगे, कहीं भी घूमने गए ना फोटो तो खींचेंगे। एंड एंजॉयड वॉकिंग इन द नैरो लेन्स, छोटी छोटी गली में हमें घूमने मजा आया, हर किसी में लिख देना। इट वॉज द वंडरफुल ट्रिप, ये वंडरफुल ट्रिप थी, एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस विजिट, इस वीडियो को हमेशा याद रखूंगा। और आप और बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर सकते हैं, ये सिंपल लैंग्वेज में छोटी छोटी लाइनों में लिखा गया था, ठीक है। अब देखो दो आएंगे, दोनों में से आपको एक करना होगा। यहाँ पर दूसरा दे रखा है कि आप जो यहाँ पर बता रहे हैं कि विंटर आर द बेस्ट टाइम फॉर द ईयर, जो सर्दियाँ हैं वो साल का अच्छा टाइम होता है। तो यू लुक फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग द सीजन, और आप ढूंढ रहे थे कि भाई सीजन कहाँ पर आप बिताएं, इन द कोजिस्ट मैनर, और कोजिस्ट मैनर में आपको बिताना।
आपको विंटरी मॉर्निंग के बारे में डिस्क्राइब करना है कि जो सुबह सुबह की मॉर्निंग थी ना, उसमें आपने क्या देखा, कैसे कैसे। तो आपने जो ऊपर पढ़ा ना वैसे ही आप यहाँ पे बता सकते हो। जैसे विंटर मॉर्निंग में आप चार मीनार गए थे, आपने ये देखा, वही सेम आप लिख सकते हो, बस एक लाइन चेंज करके। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए छोड़ के नहीं आना। अब बाकी विंटर मॉर्निंग है या मॉर्निंग वॉक है, एक जैसा आप लिख सकते हैं। या अगर कोई डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ स्टोरी आ जाए ना और आपको नहीं आता, तो आप सोचो कि उसके जैसे चैप्टर आपने पढ़ा है, तो उसके जैसे चैप्टर की कहानी आप उस कहानी में मतलब पैराग्राफ में लिख देना, छोड़ के बताना। ये बहुत स्कोरिंग है, इसी से आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो। ठीक है, विंटर इज माई फेवरेट सीजन। विंटर मेरा फेवरेट सीजन है। वन विंटर मॉर्निंग आई वोक अप अर्ली, मैं जल्दी उठा, एंड फेल्ट द कोल्ड एयर, मैंने ठंडी हवा महसूस करी। एवरीथिंग अराउंड लुक्ड काम एंड क्वाइट, हर चीज जो है शांत दिखाई दे रही थी। ठीक है, काम एंड क्वाइट दिखाई दे रही थी। आई वोर वार्म क्लोथ्स, मैंने गर्म कपड़े पहने थे। एंड वेंट आउटसाइड, और मैं बाहर गया। द सन वाज शाइनिंग, जो सूरज है वो चमक रहा था सॉफ्टली। एंड वेदर वाज प्लीजेंट, वेदर जो था वो जरा प्लीजेंट था। आई इंजॉयड हॉट कप ऑफ टी, मैंने जो है गर्म चाय पी, विद माई फैमिली के साथ पी। लेटर आई सैट इन द सनलाइट, उसके बाद मैं सनलाइट में बैठा। एंड रीड अ स्टोरी बुक, मैंने स्टोरी बुक पढ़ी। ठीक है, द वार्म सनशाइन मेड मी फील रिलैक्स, जो गरम गरम या जो धूप निकल रही थी उससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ। इट वॉज अ पीसफुल एंड हैप्पी मॉर्निंग दैट आई इंजॉयड वेरी मच, ये पीसफुल और हैप्पी मॉर्निंग थी जिसमें मैंने बहुत इंजॉय करा। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, यहाँ पर पढ़ता हूँ। यू आर श्रेया या श्रेयांश, आप श्रेया हो या श्रेयांश हो। यू ऑलवेज फैंसीड मीटिंग योर फेवरेट ऑथर, और आप हमेशा जो फेवरेट जो ऑथर उनसे मिलने के लिए फैंसीड हो। ठीक है, रुस्किन बॉन्ड ऑन योर विजिट टू मैसूरी, जब आप मैसूरी में गए, अ टाउन इन द हिमालयन फुटहिल्स इन उत्तराखंड, जो यहाँ पर है पूरा बता रखा है। यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी, और आपको वहाँ मौका मिल गया उनसे मिलने का, आप मिलना चाहते थे। अब आप अपना मेमोरेबल एक्सपीरियंस लिखो, जब आप उनसे मिले तो आपने क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या लगा, अपनी डायरी एंट्री में लिखना है। तो देखो डायरी एंट्री पास में लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ के देखेंगे, आपको पता लगेगा कि कैसे लिखा गया है और कितना सिंपल लिखा गया है। देखो, तो सबसे पहले आप डेट लिख देना। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर डे भी लिखेंगे और टाइम भी लिखेंगे। ठीक है, फिर आप प्लेस लिख रहे हैं मसूरी में, आप डियर डायरी, टुडे वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, आज मेरी लाइफ का बहुत अच्छा दिन था। आई विजिटेड मसूरी विद माय फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ जो है मसूरी में गया। एंड गोट ए चांस टू मीट माय फेवरेट ऑथर, और मुझे एक चांस मिला अपने फेवरेट ऑथर से मिलने का, रुस्किन बॉन्ड से। ये क्वेश्चन में सी है। आई फेल्ट वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ। एंड आई लिटिल नर्वस, मैं नर्वस भी था, क्योंकि जैसे हम किससे मिलते हैं तो नर्वस हो जाते हैं। ही वॉज वेरी काइंड, वो काइंड थे, फ्रेंडली थे। आई टोल्ड हिम दैट आई लव रीडिंग हिज स्टोरीज, मैंने उन्हें बोला कि भाई मुझे आपकी स्टोरीज पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ही एनकरेज मी टू रीड मोर बुक्स, उन्होंने मुझे बोला कि और ज़्यादा किताबें पढ़नी चाहिए। एंड राइट स्टोरीज, और स्टोरीज लिखनी चाहिए। ही आल्सो साइन माई बुक, उन्होंने मेरी बुक पे साइन भी करे। मीटिंग हिम वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, उनसे मिलना एक सपने को सच होने वाली बात है। फिर आप अपना नाम लिख देंगे, क्लियर हो गया। फिर स्टोरी राइटिंग देखो, अब आप देखो, ये कह रहे यूर वेंचर इनटू अ डेंस फॉरेस्ट नियर योर हाउस, आपके घर के पास में एक जंगल है, वहां गए। नोन फॉर स्ट्रेंज नॉइसेस, वहां पे जो जाना जाता था वहाँ अजीब सी आवाजें आती हैं। रूमर्स बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मतलब कुछ भी हो सकता है वहाँ, कोई भूत या कोई भी हॉन्टेड ट्रीज है वहाँ पे। बट एज यू वॉक डीपर, जब आप अंदर जाते गए, यू बिगिन टू हियर, तब आपने सुना कि अब ये स्टोरी आगे अपने आपको क्रिएट करनी है। देखो, या तो ऐसी स्टोरी आती है जब आपको आगे अपने आप लिखना होता है, या थोड़ी सी स्टोरी लिखी तो थोड़ी स्टोरी लिखी डॉट, थोड़ी पूरी स्टोरी लिख देते हैं, फिर आपको इसमें अपने भर के पूरी स्टोरी कंप्लीट करनी होती है। इस वाले में ये फायदा होता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, और जो भी अपने कोई चैप्टर से पढ़ा हुआ जुड़ा हुआ आप अपने बना बना के उसे ऐड कर देंगे, और लिखने के नंबर है। ठीक है, अब सुन लो, देखो क्या लिखा गया। देखो, वन इवनिंग आई वेंट इनटू अ डेंस फॉरेस्ट, एक बार की बात है मैं डेंस फॉरेस्ट में गया। नियर माई हाउस, जो मेरे घर के पास है। पीपल सैड, लोगों ने कहा, स्ट्रेंज नॉइसेस केम फ्रॉम दैट फॉरेस्ट, उस जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। फिर एज ए वॉक डीपर, जब मैं आगे गया, यहाँ तक तो सारा क्वेश्चन में से है।
आई सडनली हियर्ड अ स्ट्रेंज साउंड, मैंने फिर एक अजीब आवाज सुनी। आई फेल्ट स्केयर्ड, मैं डर गया। एंड स्टॉप्ड वॉकिंग, मैंने चलना रुक गया। द साउंड बिकेम लाउडर एंड आई लुक्ड अराउंड केयरफुली, आवाज तेज होती गई, मैंने आसपास ध्यान से देखा। सून आई सॉ दैट द साउंड वाज कमिंग फ्रॉम एन ओल्ड ट्री, एक बूढ़े पेड़ में से आवाज आ रही थी। अ स्मॉल बर्ड वाज ट्रैप्ड इन इट्स ब्रांचेस, और एक छोटा सा पक्षी टहनी में फंस गया था। मैंने उस पक्षी की मदद करी, ठीक है, और उसे फ्री कर दिया। आई फील हैप्पी, आई फेल्ट सेकंड फॉर्म लिखेंगे, पास में मैं बहुत ज़्यादा खुश था। एंड ब्रेव आफ्टर हेल्पिंग द बर्ड, और मैं बहुत ज़्यादा बहादुर हो गया कि मैंने एक पक्षी की जान बचाई। कई बार ऐसी आवाज़ें आती है तो हमें जो है ना, ये नहीं कि रूमर्स होते नहीं चाहिए, वो हो सकता है कोई बार ट्रैप हुआ हो, बहुत ज़्यादा लोग कोई भी बार फंस जाते हैं, अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, तो हमें रियलिटी को जानना चाहिए। क्लियर हो गया? अब आगे सुनिए। देखिए फिर छठा क्वेश्चन है, यहाँ पर ना पैसेज आई है, देख लो, काठमांडू वाले लेसन में से दी गई है, ठीक है। ये आपका जो लिटरेचर है ना 40 मार्क्स का है, आपकी बुक्स दोनों मिला के। तो पैसेज आ रही है और पैसेज पढ़कर आपको आंसर देने हैं। तो आपके पास है सारी पावर, आप बुक से अच्छे से रीडिंग करेंगे ना तो आप सारे आंसर अपने आप बता देंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बोला है, व्हाट काइंड ऑफ साउंड्स कंट्रीब्यूट टू द लवली एटमॉस्फेयर ऑफ काठमांडू, आपको बताना कि काठमांडू में इनमें से कौन सी आवाजें आ रही थी। तो आपने अगर पैसेज में से पढ़ लिया कि भाई कौन कौन सी आवाजें आ रही थी, तो आप आराम से बता दोगे कि इनमें से कौन सा आंसर ठीक है, तो बी आंसर ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर की दिखा रहा हूँ खाली, ठीक है, ये आंसर की में देख लो आप, ठीक है ना। तो बाकी अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए। देखो एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाला आएगा, ये लाइन लिखी होगी, आपने पैसे ही पढ़ी है, लेसन पढ़ा, तब बता देंगे सच है झूठ है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना होगा, ठीक है। ये मैं आपको आंसर पढ़ के नहीं बता रहा, ठीक है, बस देख लो आप, क्योंकि हमेशा नए आते हैं क्वेश्चन, जो मेन जो चीजें हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब बताओ ट्रू है फॉल्स है, जैसे लेसन पढ़ा बता देगा। स्ट्रीट काउज आर नेवर सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ काठमांडू, ये कह रहा है जो गायें गलियों में घूमती हैं वो काठमांडू की गली में नहीं पाई जाती। तो सच है झूठ है, तो आप बोलोगे ये फॉल्स है, ठीक है। ये देखो यहाँ फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर बोल रहा है कि आपको इसका मीनिंग बताना है, टू मेक लाउड अनप्लीजेंट नॉइज। तो यहाँ पर ढूंढना था कि इसमें से वो कौन सा वर्ड है जो यहाँ पर इस लाइन का मतलब बता रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या ऐसा होता है कि इसी में आंसर होते हैं या नहीं होते हैं। तो यहाँ पर शोर तो वगैरह आ ही रहा है, तो हम इसी में ढूंढते हैं। तो यहाँ तो नहीं लिखा, इसमें देख लेते हैं हम। देखो ये है ब्लेयर, तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये अनप्लीजेंट साउंड होती है टू मेक लाउड। तो इसका मतलब ये कि जो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना सिमिलर वाला, वो हमें पैसेज में से मिल जाएगा। और अगर आपको जैसे लग रहा है ना कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो आप ना देखो, ना लिखने से मेरा मानना लिख दो। जैसे किसी बच्चे ने लिख दिया ब्लेयर है, पॉसिबल लाइन डाल के लिख दिया दूसरा भी। अब टीचर के ऊपर, अगर टीचर ने कहा चलो बच्चे ने लिखा तो सही है ना, लिख दिया, बाकी गलत को काट सकते हैं, ठीक है। मैं समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखो बी है, यहाँ पर बी, अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला कर लेना, ठीक है, दोनों में से एक करना है। और इसको पढ़कर फिर आपको इनके आंसर देने हैं। अब जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। वेयर वॉज द नेटेस्ट न्यू रेजिडेंस आफ्टर द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड, जब हाउस इज नॉट ए होम आपने पढ़ा होगा, उसमें उसका घर पूरा जल जाता है। आप बताइए कि लेके बाद में कहाँ रह रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन एन अपार्टमेंट नियर बाय, जिसके आसपास अपार्टमेंट होता है वहीं पर रह रहा होता है। ये हमें यहाँ देखना है मिल रहा है नहीं मिल रहा। देखो ये जो है ना, हो सकता है इसमें आंसर मिले ना, जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा वो कर लेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा था ये रहा, किराए पर रह रहा था, एन अपार्टमेंट नियर बाय लिखा ना। तो आप ध्यान से पढ़ के करना, क्योंकि ये मत सोचना मिलती जुलती लाइन है तो आपने सीधा लिख दिया, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन है वो हो सकता है उसमें ना हो, लेकिन उसका आंसर उस पैसेज में हो। तो आप 2-3 बार आराम से पढ़ना, उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करना क्या है, और ये तभी पॉसिबल है जब अपने लेसन पढ़े होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है हेल्पलेस का यहाँ पे क्या मीनिंग दे रखा है। देखो पहले सेकंड वाला है, ठीक है, इसका आंसर देख लो, यहाँ पर ये था। फिर ये हेल्पलेस का मीनिंग यहाँ पर आपको ढूंढना था, इसमें है या नहीं है। तो यहाँ पर अब हेल्पलेस देखते हैं यहाँ पर। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज अ कैट वल्नरेबल लिटिल कैट, तो यहाँ पर ये है, ठीक है। तो पॉसिबल लग रहा है तो आप 2-3 लिख देना, अगर टीचर को लगेगा नंबर देने तो दे सकते, नहीं तो काट सकते हो, है ना।
तो इस तरीके से अगर श्योर हो तो वही लिखो जो आपको पता है, छोड़ के बताना कोई क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स वाला बताओ सही है झूठ है। द नेटर स्टॉप्ड विजिटिंग द रबल आफ्टर फ्यू डेज, बताओ नेटर ने विजिट करना बंद कर दिया था कुछ दिनों के बाद, तो आप बोलोगे फॉल्स। देखिए वो रबल पर जाने से बना क्यों करेगा, क्योंकि मलबा है तो वहीं पे तो उसका घर बनेगा ना दोबारा, है ना। तो यहाँ पर वो बार बार जा रहा था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स है। ये ना कई बार हमें मीनिंग नहीं पता तो हम कर नहीं सकते हैं। फिर देखो आपकी बुक में से चेंज आएगी। तो अब मैं यहाँ पे ना आपको अलंकार बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी आपको बताऊंगा। देखो ये चेंज है, ऑन किलिंग ए ट्री लिखा है। यहाँ बोला गया है कि आपको फिगर स्पीच बतानी है। देखो ये जो फिगर स्पीच है ना, पोएटिक डिवाइस, ये एग्जाम में आपके आ सकती है। 100% तो नहीं लेकिन आने के चांस है, ठीक है। और एक नंबर से शुरू हो जाएगा। आप ध्यान से समझ लो मैं आपको क्या बता रहा हूं। देखो फिगर स्पीच पोएटिक डिवाइस, देखो एक होती है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है जब हम किसी को 100% मान लेते हैं। जैसे मैंने बोला पेपर स्विमिंग बॉय, पेपर स्विमिंग बॉय। जैसे मैं आपको बताऊं हिंदी में आपने अलंकार पढ़े ही होंगे, तो ऐसे इंग्लिश में पोएटिक डिवाइस होती है, फिगर स्पीच होती है। तो मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार, हिंदी में अगर आपने पढ़ा हो तो। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। जब हम किसी को 100% मान लेते हैं कि बच्चा जो लड़का है और जो पेपर है कागज, इन दोनों में फर्क ही नहीं होता। कागज जितना पतला लड़का है, समझा। अब इसका मैं आपको इसमें भी दिखाता हूँ। यहाँ पर जो आप और वाली पोएम पढ़ेंगे ना, यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर भी ये पूछा फिगर स्पीच बताइए, हेट्स आवर ब्रदर्स, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे अपने भाइयों से नफरत करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना पूरी तरीके से जो मतलब जो फॉरेनर है या जो भी व्यक्ति है उनमें और भाइयों में कोई फर्क नहीं है, मतलब 100% वही चीज है। तो यहाँ पर फिगर स्पीच जो है ना वो मेटाफर हो जाएगी। जब हम किसी को 100% वही मान लेते हैं तो वो मेटाफर हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बोला है कि फिगर स्पीच बताइए, ठीक है। दोनों में सब कोई पोएम करोगे तो आपको फिगर स्पीच बतानी पड़ रही है। तो यहाँ पर बोला इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, ये कह रहा है पेड़ को मारने में एक लंबा समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना जब इंसान वाले काम प्रकृति में दिखाए जाते हैं ना तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, तो इसका आंसर बी है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा भी समझा, तो ये समझ आ गया मेटाफर। अब पर्सोनिफिकेशन क्यों है, तो अब आपको मैंने बता दिया कि पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब इंसान वाले जो काम होते हैं प्रकृति में दिखाए जाते हैं। जैसे मारते तो जो आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान ले लेता है, तो जो किल वर्ड है वो इंसानों के लिए तो यूज करते हैं कि उसने उसकी जान ले ली, लेकिन वही काम जब हम प्रकृति में दिखाते हैं ना उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। देखो ये थोड़े से टफ होते हैं, इनको अच्छे से आपको स्टडी होनी चाहिए। ये आपने हर पोएम में से पढ़े होंगे तो आप कर लोगे, लेकिन बाकी आसान है। जैसे सिमिले, अगर जिसको नहीं पता लग रहा वो बता देगा। अगर पूरी लाइन में लाइक लिखा आ गया, ऐसे लिखा गया तो सिमिले है, ठीक है। और चौथे नंबर पर जैसे रिपीटेशन है, रिपीटेशन, जब दो वर्ड सेम आ जाए तो वो रिपीटेशन होता है, उसमें कोई डिफरेंट ही नहीं है। पांचवा भी आसान है, एलिट्रेशन, ठीक है, एलिटरेशन। इसमें क्या होता है कि पहला अल्फाबेट सेम होता है, जैसे फार फार फ्रॉम, तो एफ 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 आ गया, पहला अल्फाबेट सेम है तो उसे एलिट्रेशन कहेंगे। क्लियर हो गया। तो ये आ गया। अब आपको कि सर आप कुछ और भी बताने वाले थे इसमें। हाँ देखो मैं आपको राइमिंग स्कीम बताने वाला हूं। राइमिंग स्कीम, देखो आप सबने ये तो पढ़ा होगा, कैट का बैट होता है, बुक का लुक होता है, माइक का नाइक हो गया, नाइस हो गया, नाइक, ठीक है, लिप डिप, ठीक है, रैट मैट। तो ये राइमिंग वर्ड होते हैं। और जब हम किसी पोएम में देखते हैं ना कि यहाँ पे कैसे कैसे साउंड आ रही है, तो उससे हम राइमिंग स्कीम पता लगाते हैं। जैसे बैट आया तो ये पहली साउंड आई है तो ए टी है लास्ट में, ए टी, तो बैट ए हो गया।
अब यहाँ पे डबल ओ क्या आ रहा है, लुक, तो ये नए साउंड आ रही है, इसको बोलेंगे बी। यहाँ पे नाइक, ये भी नई साउंड है तो इसे सी बोलेंगे। डिप, ये भी नई साउंड है, इसे डी बोलेंगे। तो आप बोलेंगे सर ए बी सी डी लिख देंगे, नहीं, अब यहाँ पे दोबारा से ए टी आ गया तो ए आ गया। तो अगर इन्हीं क्या बोला गया था राइमिंग स्कीम बताओ, तो इसका आंसर आएगा ए बी सी डी ए। ठीक है, अब इसका बताओ मुझे, यहाँ पे बैट लिखा है, यहाँ पे बुक लिखा है, यहाँ पे टुक लिखा है, यहाँ पे कैट लिखा है, यहाँ पर माइक लिखा है, यहाँ पे मैट लिखा है। अब आप बता सकते हो कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, बता सकते हो? देखो यहाँ पे बैट है तो पहली साउंड है तो ए बोलेंगे, यहाँ पे बुक है नई साउंड आ गई तो बी बोलेंगे। टुक कौन साउंड है, यही वाली साउंड है या नई साउंड है, यही वाली साउंड तो है, तो इसे भी बी बोलेंगे। कैट कौन साउंड है, पहले वाली है या दूसरे वाली है, पहले वाली है, तो इसको हम ए बोलेंगे। माइक कौन साउंड है बताओ, बैट वाली है, बुक वाली है, टुक वाली है, कैट वाली है, ये तो नई साउंड है, वेरी गुड, इसे सी बोलेंगे। अभी मैट कौन साउंड है, बैट वाली है, बुक वाली है, टुक वाली, कैट वाली, माइक वाली है, बैट वाली है, तो इसे ए बोलेंगे। तो अब इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए बी बी ए सी ए, इस पर टिक कर देंगे। नॉर्मली जब एग्जाम में आता है ना तो 4 तक ही दिया जाता है, इतना बड़ा नहीं दिया जाता। क्लियर हो गया, समझ में आ गई? तो मैं आपको यहाँ पर जो एडिशनल चीज है ना वो बता रहा हूं ताकि आप अच्छा स्कोर कर लो। अब आप इनके आंसर्स एक बार देख लो, ये देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सारे के सारे भरेंगे। ये देखो ये आंसर है, देखो यहाँ पर लिखा है कि भाई किससे काट रहे हैं, नाइफ मीन्स क्या है, ये पूछ रहा है थर्ड वाले में। अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ मीन्स का मतलब क्या है, मतलब अ सुपरफिशियल और ए स्लाइट कट मेड बाय अ नाइफ, मैंने चक्कू से काटना, कट भी लिख दिया बच्चे का, ठीक है भाई, काटना मतलब, ठीक है। तो ये फोर्थ वाले का आंसर है। फिर देखो ये मैंने समझा दिया आपको, ऐसे यहाँ पे आप बाकी देख सकते हैं, ये आंसर देख लो आप। अब उसके बाद देखो ये बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, आप ये देख लो बस कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। बाकी मैं कोशिश करता हूँ अभी कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वीडियो सबको प्रोवाइड कर दूँ। बाकी आप देख लो पुराने साल कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, इनके आंसर दिखा रहा हूँ खाली, ठीक है, मैं इसे समझा नहीं रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन है और ये सारे और क्वेश्चन है, देख लो ये सारे क्वेश्चन के आंसर हैं। यह ना टू द पॉइंट लिखे हैं और आप इनको भी अगर पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 40 to 50 वर्ड्स में लिखने थे। ये मेन मैंने पॉइंट्स कर लो, पढ़ लो, और हो सके तो 23-24 या 22-23 के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, उसमें से आने के चांस ज़्यादा होते हैं। और 6 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको जल्दी कोशिश करूंगा वीडियो प्रोवाइड करने की, ठीक है। बाकी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ कौन कौन से हैं, जैसे जो 6 क्वेश्चन है, जैसे बेयरमैन है, ठीक है, उसने जॉनसी की लाइफ को कैसे सेव करा, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। और जब जो किंगडम ऑफ फूल्स में 2 चीज़ें कौन सी थी जो बिल्कुल अजीब सी थी, जैसे सब कुछ सिंगल डुडू में प्रोवाइड किया जाता था, नाइट में जो है वो वर्क होता था, दिन में सोते थे, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और ओल्गा ने किस तरीके से लेस्कोव को एक गुड पर्सन में कन्वर्ट किया, वो वाला क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी काठमांडू और जो बुद्धनाथ मंदिर है, ठीक है, दोनों के बारे में पढ़ लेना, दोनों में क्या क्या डिफरेंस था। सेकंड टर्म के चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और पुराने स्कूल नए स्कूल में क्या डिफरेंट है वो भी एक बार पढ़ लेना। तो डियर इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।